बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। पंजाब और केपी के इलेक्शंस जो हैं वो ज़ेर बहस हैं। तकरीबन पिछले 1.5 माह से ज़्यादा अरसा हो चुका है अभी तक। अब तो खैर तारीख जो है वो इलेक्शन कमीशन ने पंजाब के हवाले से 30 अप्रैल दे दी है, लेकिन ये मामला जब सुप्रीम कोर्ट गया तो उसके बाद ही इसके ऊपर एक फ़ैसला आया है और अभी तक कुछ गुमागू की सूरत हाल है। ख़ासकर जो हमारे हुकूमती हलके हैं, कुछ ऐसी खबरें आ रही हैं कि शायद सिक्योरिटी के लोग जो हैं, आज भी मीटिंग हुई है ईसीपी की जिसमें उन्होंने कहा है कि तकरीबन 3.5 लाख के करीब जो सिक्योरिटी फोर्सेस के एहलकार हैं वो दरकार होंगे ड्यूरिंग प्रोविंशियल इलेक्शंस। और इसके ऊपर सलामती के हवाले से एक और मीटिंग जो है वो अगले हफ्ते ईसीपी ने बुला रखी है। ये खबरें भी आ रही हैं कि जो आरओज डीआरओज जो हैं पंजाब के लिए 26 अजला के लिए उनका नोटिफिकेशन या उनका नाम जो है वो सामने आ चुके हैं, लेकिन केपी में अभी तक जाहिर है कि गवर्नर जो है वो मुशावरत का सिलसिला अभी उन्होंने जारी रखा हुआ है एसीपी के साथ। दूसरी जानब अब देखते हैं कि इस फेडरल गवर्नमेंट की तो ये कोशिश थी कि ये इलेक्शन जो है इनको मुलतवी किया जाए, ताहम इमरान खान साहब जो है वो अभी तक अपनी बात के ऊपर खड़े हैं कि इलेक्शंस जो है 90 डेज़ के अंदर केपी में और पंजाब में, और बल्कि वो तो ये डिमांड कर रहे हैं कि जो कौमी असम्बली के इंतखाबात हैं उनको भी इनके साथ ही किया जाना चाहिए। हुकूमत भी यही चाहती है, लेकिन हुकूमत इन इंतखाबात को यानी जो सूबाई असम्बली के इंतखाबात हैं उनको आगे ले जाने की बात करती रही है। लाहौर के अंदर हमने परसों जो मामला देखा है, एक लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल वहाँ पैदा हुई, पीटीआई के वर्कर्स के साथ जो पुलिस ने वहाँ पे लाठीचार्ज का इस्तेमाल किया और एक अजीब किस्म की सूरत हाल जो है वो देखने में आई, जिसमें एक वर्कर भी पीटीआई का जो है वो उसके अंदर जाँ बाक हुआ था। सो मामलात काफ़ी ज़्यादा गमगीर हैं और इमरान खान साहब जो हैं वो गवर्नमेंट के साथ इलेक्शन के अलावा किसी बात के लिए तैयार नहीं है, बल्कि वो चाहते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ भी अगर हमने बात करनी है तो वो इलेक्शन के ऊपर ही हो। अब वो कह रहे हैं कि मैंने तो कोई रिक्वेस्ट नहीं की किसी से भी बात करने की, किसी से मुलाकात करने की। सो देखना यह है कि अब आने वाले दिनों में पाकिस्तान की जो सियासत है वो किस तरफ बढ़ रही है और क्या ये इलेक्शंस पंजाब के और केपी के जिस तरह से तैयारी की जा रही है ईसीपी की और जिस तरह से ऑर्डर्स दिए हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने, उसके ऊपर किस हद तक अमल दरामद जो है वो विद इन टाइम फ्रेम जो है वो हो जाते हैं। इन तमाम इश्यूज़ के ऊपर हम बात करेंगे, मुल्की मईशत के ऊपर भी बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं एजाज़ुल हक साहब, आप सरबराह हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग ज़िया के। बहुत शुक्रिया एजाज साहब, आपने हमें टाइम दिया। ये मुझे पहले बता दें कि अब जो अभी तक की जो सूरत हाल आपको दिखाई दे रही है, क्या अब तो ये पंजाब और केपी के इंतखाबात को रोका नहीं जा सकता, क्या कहेंगे आप? रोका तो नहीं जा सकता, लेकिन इनकी बातों से ये मालूम हो रहा है कि जैसे पाकिस्तान में पहली मर्तबा इलेक्शंस होने जा रहे हैं। ये तो एक रूटीन की एक्सरसाइज है जो पिछले कई सालों से होती आ रही है। अब कभी कहते हैं जी पैसा नहीं है, कभी कहते हैं जी आरओज नहीं है, कभी कहते हैं सिक्योरिटी का इंतजामात नहीं हो सकते, यानी ये नई नई बातें रोजाना सामने आ रही हैं। लेकिन अगर देखा जाए सुप्रीम कोर्ट ने तो कह दिया है कि जो इलेक्शंस हैं वो टाइम पे करवाए जाएं, खासतौर पे पंजाब के तो तारीख भी सदर ने दे दी है और उसके मुताबिक कागजात नामजदगी वगैरह भी मांग लिए और एक स्केड्यूल भी आपके सामने आ गया। लेकिन बात यह है कि कोई भी अक्लमंद सियासतदान या सियासी जमात मैं कहूँगा, क्योंकि वो ये सोच भी नहीं सकती कि पहले सूबाई इलेक्शंस करवा दे और बाद में कौमी असम्बली के 4-5 माह 6 माह बाद इलेक्शंस करवाए, क्योंकि फिर जो जीत कर आएगा उसकी हुकूमत होगी और सिटिंग चीफ मिनिस्टर होगा, बुरी नहीं होगा और वो ही फिर इलेक्शंस करवाएगा। तो क्या कोई सियासी जमात जो है वो ये अफोर्ड कर सकती है कि इस किस्म के इलेक्शंस हो पाकिस्तान के अंदर? तो अगर तो ये अक्लमंद होते हुकूमत और अगर ये वाकई सीरियस होती इस मामले पे, तो इनको चाहिए था कि फौरन तारीख का ऐलान करते कौमी असम्बली के इलेक्शंस का। बेशक बजट के बाद की तारीख दे देते, जून की दे देते, और ये अभी टाइम इलेक्शंस पे बातचीत करने के लिए तैयार हूँ, यानी कि एक टीम इनकी भी बैठ जाती, उनकी भी बैठ जाती और जो आउटस्टैंडिंग इश्यूज हैं वो ये रिजॉल्व करके तो आगे चलते। लेकिन लगता ये है कि ये सारी एक्सरसाइज करवाएंगे
लोगों को अफवाहेंगे, टिकट जमा करवाएंगे, सब कुछ करवाएंगे, फिर किसी ना किसी बहाने जो है वो ताखीरी हरबे जो है वो इस्तेमाल करेंगे। जी, सुनने में ये आ रहा है कि ये जो फंड्स के हवाले से भी जिन लोगों ने फंड्स दें, बिकॉज वो कहते हैं जी कि हमारे पास तकरीबन कुछ 4 या 5 बिलियन फंड्स है और हमें चाहिए 40 से ज़्यादा। तो ये भी तो उधर पेश किया जा सकता है कि जी हमारे पास तो फंड्स ही नहीं है अभी, ये तो जून के बाद फंड की एलोकेशन होगी, उसके बाद देखेंगे। ये सारे बहाने अभी मतलब उन्होंने अपने, मैंने ये कहा था ना कि इनके कुछ ना कुछ, इनको या तो किसी ने तसल्ली दी हुई है इलेक्शंस नहीं होंगे, या इनके कोई आस्तीन के अंदर कोई ना कोई चीज इन्होंने छुपाई भी है। और ये एक उसमें से चीज है कि अब मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इनको कह देगी कि जी हमारे पास तो पैसे नहीं है देने के लिए, तो इलेक्शंस कैसे करवाएंगे जब पैसे नहीं होंगे। फिर 40, 45, 50 अरब अब खर्च करेंगे, और फिर 70 अरब जब बाकी सूबाई और कौमी असम्बलियों के होंगे फिर खर्च करेंगे। अच्छा इजाज साहब, ये तो जो ये आर्गुमेंट आप जी बिल्कुल आप जो आर्गुमेंट दे रहे हैं, यही आर्गुमेंट जो है वो गवर्नमेंट भी दे रही है। अगर आप जिस तरह कह रहे हैं कि पीटीआई कहती है जी कि कौमी असम्बली के इलेक्शंस को भी इनके साथ कर लें, तो वो तो ये कह रहे हैं कि ठीक है हम ये वाले इलेक्शंस जो है वो कौमी असम्बली के साथ कर लेते हैं। तो बात तो फिर कोई भी मानने के लिए तैयार नहीं है ना। खर्चा तो जाहिर है कि हो रहा है, सारा कुछ हो रहा है, एक एक्सरसाइज। और पाकिस्तान में शायद कम ही कोई ऐसा, आई डोंट थिंक कि मेरी याद में कोई ऐसा है कि जो सूबाई असम्बली के इलेक्शन एक दफा हुए हों और कौमी असम्बली के इलेक्शन जो है वो एक दफा हुए हों। वो हो ही नहीं ना सकते। देखें, पॉलिटिकली नहीं हो सकते। मौजूदा हुकूमत की जो ग्राउंड रियलिटी है, देखें, मैं अब किसी की साइड लिए बगैर बात कर रहा हूँ आपको इम्पार्शली। जैसे ये इम्पार्शियल हुकूमतें हैं ना दोनों जी पूरी, जी उसी तरह की मैं बात कर रहा हूँ। जी मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि ये मौजूदा हुकूमत की जो ग्राउंड पे इनकी सपोर्ट है इरोड होती हुई, लोग महंगाई और बेरोजगारी में पिसे हुए हैं। IMF के साथ मुआहदे, अभी देखें आर्मी चीफ जो है वो बैठे हैं कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के लिए सागडार को लेकर, और कुछ अच्छे बिजनेसमैनों को लेकर वो बैठे हैं। और इसीलिए बैठे हैं कि पाकिस्तान की इकोनॉमिक हालात इतने ख़राब हैं कि कुछ एतमाद नहीं है। इस वक्त जो ताजिर है, जो बिजनेसमैन है, उनको वैसे हुकूमत की। बाय द वे इजाज साहब, ये तो आर्मी चीफ का काम तो है नहीं, ये तो जाहिर है प्राइम मिनिस्टर का काम है, फाइनेंस मिनिस्टर का काम है टू गिव द कॉन्फिडेंस नॉट ओनली टू द बिजनेस कम्युनिटी बट टू द एंटायर नेशन। इस वक्त हर शख्स जो है वो एक मायूसी और नाउमीदी की सूरत हाल से गुजर रहा है। कोई पता है, वो कहते हैं हमारा, हमें पता ही नहीं है हमारा हमारा फ्यूचर क्या है, हमारे इस मुस्तकबिल क्या है हमारा इस मुल्क में। देखें, ये सिर्फ नेशनल बात नहीं है, कौम के लिए ये बात नहीं है, ये पूरे हर जगह यही तासुर है कि मौजूदा हुकूमत की क्रेडिबिलिटी, एक्सेप्टेबिलिटी, कंटिन्यूटी तो है ही नहीं। 4 महीने 5 महीने इनके बाकी रह गए हैं। तो इनको चाहिए कि ये कह दें। देखें, मैं उस मीटिंग का जिक्र क्यों कर रहा था? मैं उस मीटिंग का जिक्र इसलिए कर रहा था कि उसमें कोई इलेक्शंस की बात नहीं हुई। उसमें सिर्फ ये कहा गया है कि जो स्टाफ लेवल मुज़ाकरात हो रहे हैं वो अगले चंद हफ्तों में, यानी चल इन्होंने तो 4-5 दिन का है, लेकिन मुझे तो लगता है अभी कई हफ्ते लगेंगे। और उसके बाद IMF का मुआहदा जो है वो जून में जाके होगा, बजट भी जून में आना है। तो ये बजट से पहले तो मेरा नहीं ख्याल के इलेक्शंस हो सकते हैं या ये करवा सकते हैं। ये इनको तारीख दे देनी चाहिए जुलाई की, अगस्त की। उस पर हम भी खान साहब को मना लेंगे, ये लोग भी अपना बैठ जाएं, और मैं समझता हूँ फिर बातचीत करके तो एक तारीख दे के उससे कौम को इलेक्शंस की तरफ लेकर जाए। इस वक्त जो सिचुएशन है मुल्क के अंदर, ये जो आप प्रपोजल दे रहे हैं वो बातचीत के जरिए ही मुमकिन है, उसके बगैर तो मुमकिन नहीं है। लेकिन एक तरफ हम देखते हैं कि ये गवर्नमेंट भी जो है कोई उनके साथ, इमरान खान साहब के साथ बात करने के लिए कोई प्रपोजल उन्होंने नहीं दिया अभी तक। और इसी तरह हम ये देख रहे हैं कि इमरान खान साहब भी इस्टेब्लिशमेंट से बात करना चाहते हैं, इनसे नहीं करना चाहते। ताम दूसरी जाने वो कहते हैं कि मैं आर्मी चीफ से तो मैंने मिलने के लिए कहा ही नहीं है। सो एक कंफ्यूजन पाई जाती है। मामलात तो मुज़ाकरात तो टेबल के ऊपर हल होते हैं ना। देखें, खान साहब ने कहा था कि इलेक्शंस के लिए अगर वो तारीख दे दें तो मैं हर किसी के साथ बात करने के लिए तैयार हूँ। आर्मी चीफ का उसमें जिक्र नहीं था, लेकिन दोनों तरफ से कुछ लोग ऐसे हैं जो नहीं चाह रहे कि एक अच्छी फजा कायम हो। जैसे ही पिछली दफा जब खान साहब ने कहा था कि मैं हर किसी से बात करने को तैयार हूं, तो एक किसी शख्स ने जो हुकूमत का बड़ा करीबी है और एक दो केसेस भी लेकर चल रहा है, उसने ट्वीट क्या किया?
उसने उस ट्वीट में कहा कि इस पे एतबार ना करें, और वो सारी गेम खराब हो गई। फिर दूसरी दफा इनके एक साथी ने ये कह दिया जी कि खान साहब ने तो कोई आर्मी चीफ से टाइम मांगे नहीं। ये कहने की जरूरत ही नहीं थी भाई, आपने जब जिक्र ही नहीं किया आर्मी चीफ का, तो फिर ये क्यों कहना है जी कि आर्मी चीफ से बात नहीं की। उन्होंने भी आर्मी चीफ ने भी जब वो बिजनेसमैनों से मिले तो उन्होंने कहा कि मैंने हुकूमत को कहा है कि आपस में मुज़ाकरात करें, मैंने सदर को भी कहा कि आपस में मुज़ाकरात करें, तो इसमें तो कोई ऐसी बात नहीं है। अगर वो बिजनेसमैनों के साथ बैठ सकते हैं कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स के लिए, जो कि उनका सब्जेक्ट नहीं है, आपने सही कहा, ये प्राइम मिनिस्टर को करना चाहिए था, तो फिर वो सियासतदानों के साथ भी बैठ सकते हैं। क्योंकि अगर जब तक कॉन्फिडेंस नहीं होगा, जब तक स्टेबिलिटी नहीं होगी, जब तक के मामला ठीक नहीं होंगे, फिर जब तक किस तरह आप आगे चलेंगे मुल्क को लेकर। देखिए, जो तो मेरी इस वक्त अंडर कोई जो मुझे इस वक्त समझ आ रहा है ना, वो ये है कि पाकिस्तान की तारीख अनफॉर्चुनेटली ऐसी रही है कि इस्टेब्लिशमेंट जो है वो जाहिर है कि इवन डेमोक्रेटिक जो सिस्टम्स थे उसके अंदर भी उनका एक कलीदी रोल होता था, किरदार होता था, और वो हमने माजी के अंदर देखा। उस तनाजुर में शायद इमरान खान जो है वो ये समझते हों कि डिसीजन मेकिंग शायद कहीं और ज़्यादा मरबूत तरीके से हो सकती है। लेकिन मौजूदा गवर्नमेंट तो कभी भी ये नहीं चाहेगी कि जो सर्विंग हमारे आर्मी चीफ हैं वो इमरान खान साहब के साथ किसी किस्म की भी कोई जाहिर है कि बात करें, और फौज खुद भी अपने आप को सियासत से अलहदा रखना चाहती है। जब मैं बिल्कुल, ये बात आपकी बिल्कुल सही है वहीद भाई। देखें, सियासत से बाहर रहें, कोई नहीं कह रहा कि आप सियासत के अंदर आए। मुल्क से तो बाहर नहीं रह सकते ना आप, ये आपका भी मुल्क है, ये हमारा भी मुल्क है। अगर कुछ इकोनॉमी को खराबी होगी तो आपका भी नुकसान होगा, हमारा भी होगा। अगर मुल्क का दफा कमजोर होगा तो हम सब का नुकसान होगा। इस वक्त देखें, मुल्क के अंदर एक कंटिन्यूटी, स्टेबिलिटी की जरूरत है। दहशतगर्दी की लहर दोबारा से उठ रही है। मैं अब जो मुझे लग रहा है कि आगे चलकर ये मामला ज्यादा बिगड़ेगा। अगर हमारी सारी तवज्जो किस पे है कि आप इनके जरा बयानात सुन लें, इमरान खान समेत मैं बात कर रहा हूँ सबकी, कि कभी आपने देखा कि सियासतदान ऐसी गैर मुहज़्ज़ब जुबान इस्तेमाल कर रहे हो कि आप अपनी फैमिली के साथ बैठकर वो बातें भी ना सुन सके हो। कोई चूहा कह रहा है, कोई गीदड़ कह रहा है, कोई पता नहीं क्या बकरी कह रहा है। मतलब कि इस किस्म की जुबान तो हमने आज तक नहीं सुनी थी। जिस किस्म की ये लोग, वो लोग हैं जो एस्पायर कर रहे हैं इस मुल्क के वजीर आजम बनने का। तो कौम को आप किधर लेकर जा रहे हैं आप? जब लीडरशिप के अंदर इतनी आपस में इख्तलाफ होगा, तलखी होगी, तो लाजमी बात है फिर कौम के अंदर भी इख्तलाफ होगा और तलखी होगी, तो फिर हम कहाँ कैसे आगे बिल्कुल चलें? सही। अच्छा इजाज साहब जी, बिल्कुल। मैं एक सवाल इस ये और फिर एक कपल ऑफ क्वेश्चन मोर आई वुड लाइक टू आस्क यू। मुझे एक तो ये बता दें कि इमरान खान साहब का जब से हुकूमत से बाहर निकले, उनका जो अप्रोच थी फॉर्मर आर्मी चीफ के हवाले से, अब तो उन्होंने डिमांड कर दीजिए आप इनका कोर्ट मार्शल करें। दूसरी तरफ मरियम साहिबा जो हैं वो फैज साहब का कोर्ट मार्शल का मुतालबा कर रही हैं। दो शख्सियात के कोर्ट मार्शल की दो मुख्तलिफ पार्टियां जो है वो मुतालबा कर रही हैं। बट एनी आओ, सवाल ये पैदा होता है कि इमरान खान साहब की जो एक एग्रेसिव अप्रोच है टुवर्ड्स इस्टेब्लिशमेंट या इंडिविजुअल्स कोई भी है, उस किस्म की जब आप वो करेंगे, एक एग्रेशन आप दिखाएंगे, तो फिर देन हु इज गोइंग टू टॉक टू समबडी? ये तो फिर बड़ा मुश्किल नहीं हो जाएगा? बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल सही है। मैं समझता हूँ कि ये फ़ौज पाकिस्तान को और ISPR को इसका नोटिस लेना चाहिए था कि आप, मैं तो ये बात बार बार कह चुका हूँ कि अब जनरल बाजवा रिटायर हो गए हैं, उनकी जान छोड़ दें। और जिस जिस वक्त की ये बात कर रहे हैं जनरल फैज की, उस वक्त उन्होंने खुद कह दिया कि मैं DGC था, मैं क्या, मेरे पास क्या इख्तियार था, मैं कौन सा डिसीजन जो है वो मैं खुद ले सकता था। और वो सही कह रहे हैं। और मैं समझ रहा हूँ कि ये दोनों इनडायरेक्टली एस्टेब्लिशमेंट को बदनाम कर रहे हैं, जो कि फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर जिसको कहते हैं ना, कि अवाम के और इदारों के बीच में आप एक खिलाफ पैदा कर दें, दूरियां ले आए। ये बिल्कुल यही काम करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं कहता हूँ कि माजी के अंदर, मैं तारीख आपके सामने नहीं दोहराना चाहता, एग्जाम्पल आपको नहीं दे सकता। मेरे वालिद के ज़माने में ये हुआ था, जनरल आसिफ नवाज के ज़माने में ये हुआ था। आप सबको पता है कि नवाज खोकर साहब का क्या झगड़ा हुआ था और फिर क्या बात आगे चली थी। अगर अभी इसको नहीं चेक करेंगे ना,
तो मैं ये कहता हूँ कि हर जाने वाले को ये बदनाम करेंगे और फिर उस पर आवाज़ें कसेंगे, फिर ये कोर्ट मार्शलों की बात करेंगे, आर्टिकल 6 की बात करेंगे। तो आप अपनी फौज को कमज़ोर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं नहीं समझता कि ये एक सही तरीका है। मैंने ये बात हर एक को मैं समझाने की कोशिश करता हूँ कि भाई आप अच्छा इजाज आपस में साहब, लड़ें, ये जो बज़ाहिर लगता ये है कि जो भी हुआ, ज़ाहिर है मरियम साहिबा समझती हैं कि उनके वालिद को जो है वो निकाला गया और फिर जिस तरह से डिस्क्वालीफाई किया गया, फिर पीएमएलएन की हुकूमत, फिर पीएमएलएन को ब्लॉक किया गया 18 के अंदर कि ये पावर में ना आ सकें। इमरान खान साहब ये समझते हैं कि मुझे जो है वो एक साजिश के तहत जो है वो इस तरह से निकाला गया। तो बज़ाहिर लगता ये है कि दोनों के अंदर एक इंतकाम का जो अंसर है वो पाया जाता है, जो कि पॉलिटिकल लीडरशिप के अंदर शायद इन चीज़ों को नहीं होना चाहिए। उन्हें फ्यूचर की तरफ देखना चाहिए, आगे की तरफ देखना चाहिए। बिल्कुल आगे की तरफ देखना चाहिए और ये बिल्कुल इमेच्योर मैं तो कहता हूँ कि लोग हैं, इनकी तो जुबान ही मतलब सही नहीं है। जिस किस्म की गुफ्तगू और एक ही इन्होंने वो मतलब अपनी तकरीर रटी हुई है, वही रटी रटाई तकरीर जो है वो जवानों के सामने भी, वो ख्वातीन के सामने भी, किसी को लीडर कहना, किसी को गीदड़ कहना। ठीक। अच्छा यानी ये एजाज साहब, लफ्ज मुझे लफ्ज फाइनली जी ये बता दें कि ये पंजाब गवर्नमेंट है, इस वक्त जो कायम मकाम हुकूमत है, जो कुछ उसने परसों किया है, मतलब एक रैली का उन्होंने अनाउंसमेंट किया, आपने दफ़ा 144 लगा दिया एक दिन पहले ही, और फिर बाद में उसको जब अदालत में गए तो वो कहते हैं जी हमने तो विड्रॉ कर लिया है। पहले कह रहे थे एक हफ्ते के लिए हमने दफ़ा 144 लगाया है। इससे बज़ाहिर लगता ये है कि somebody else is running this पंजाब शो। डू यू थिंक कि जितनी भी तलखी हो जाए, जो भी हो जाए, लेकिन इस किस्म का एनवायरनमेंट जब हम पैदा करेंगे जहाँ से यूएन से जो है वो पाकिस्तान के ऊपर कमेंट्स आ रहे होंगे, तो व्हाट मैसेज, और दूसरी तरफ हम आईएमएफ को कहते हैं जी मेहरबानी करके हमारे एग्रीमेंट करें, हमें पैसे रिलीज कर दें, मतलब हम जा कहाँ पे रहे हैं? ये किस किस्म के इकदाम अगर हम लेंगे तो मुल्क जो है वो तो एनार्की की तरफ बढ़ेगा। हम बिल्कुल एक ऐसे कुएं की तरफ जा रहे हैं, जिसके टनल की तरफ जा रहे हैं, जिसके एंड पे कोई लाइट नजर नहीं आ रही। देयर इज नो लाइट एट द एंड ऑफ द टनल। सब जिम्मेदारान जो है वो गैर जिम्मेदाराना रोल प्ले कर रहे हैं। कोई निगरान हुकूमत नहीं है। कभी किसी निगरान हुकूमत का ये नहीं बनता कि दफाएं लगाते जाओ, रैलियां रोको, एक तरफ बल्कि इलेक्शन की उनका तारीखों उनका में काम होता है फैसिलिटेट करना पॉलिटिकल पार्टीज को, सारी पॉलिटिकल पार्टीज को। पोस्टिंग ट्रांसफर्स वो नहीं कर सकते। आप देख लें कि पूरे पंजाब के मतलब कि इन्होंने चपड़ासी तक भी तब्दील कर दी। छोड़े, अब आप अगली बात करना। यानी कि कभी निगरान हुकूमतों ने ये किया कि 163 एसी, डीसी, पुलिस के तमाम अफसर, डीएसपी, एसएचओ, यानी ये कैसी निगरान हुकूमत है? और फिर आप दफा 144 लगाने के बाद आप लाठी चार्ज करवा रहे हैं, कैनन इस्तेमाल कर रहे हैं। किस लिए कर रहे हैं? कोई दहशतगर्द निकल रहे थे वहां से, एक रैली निकालने की कोशिश कर रहे थे ना। तो सियासतदानों का काम क्या है कि इलेक्शन जब आएंगे तो आप बाहर निकलेंगे, आप अपनी सपोर्ट दिखाएंगे और आप उसको ऐसे खौफजदा होके डरा रहे हैं, धमका रहे हैं। फिर आप कभी डाले भेजते हैं इस्लामाबाद पुलिस के, और फिर आईजी इस्लामाबाद ऐलान करता है कि गिरफ्तार करने के लिए आ रहे हैं, और वो कहते हैं जी कि हम तो सिर्फ आए थे ये अपना देने के लिए, क्या कहते हैं, समन नोटिस, देने के हाँ लिए। जी, समन देने के लिए आए थे, बिल्कुल। कोयटा की पुलिस आ रही थी, अब वो सुना 2 हफ्ते के लिए मुअत्तल कर दिया उन्होंने। जी हाँ। तो अगर ऐसे लटका कर इलेक्शन करवाने हैं तो फिर इलेक्शंस कैसे होंगे इस मुल्क के अंदर? मुझे समझाया जाए, मुझे बताया जाए कि ये कैसे सूबाई इलेक्शंस करेंगे आप लोग, और बिल्कुल फिर सही कौमी है, बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया इजाज़ुल हक साहब। आप सरबराह हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग ज़िया के। इस वक्त जो मुल्क की सूरत हाल है उसके ऊपर गुफ्तगू कर रहे थे। नाज़रीन, यहाँ पे एक शॉर्ट ब्रेक लेंगे, वापस आके प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। आज वज़ीर कानून जो है, वफाकी वज़ीर कानून नज़ीर तारड़ साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जिसके अंदर उन्होंने ये एक्सप्लेन करने की कोशिश की है कि जो इस वक्त तनकीद की जा रही है कि नैब के कवानीन के अंदर वो मैसिव किस्म की तब्दीलियाँ कर दी गई हैं। ऐसी कोई भी बात नहीं है। कुछ उसके अंदर ऐसे टेक्निकल मामलात थे जो कि पीटीआई की गवर्नमेंट जो है वो भी उनके ऊपर गौर कर रही थी, और वही चीज़ें जो है वो हम लेके आगे बढ़े हैं।
ताकि जो ये प्रोसेस है वो बेहतर हो। और दूसरा उन्होंने ये कहा है कि सारे मुकदमात जो हैं वो ख़त्म नहीं हुए इससे, बल्कि मुकदमात जो हैं वो रेलिवेंट जो क्वार्टर्स है, चाहे वो FIA है या प्रोमिसेस के अंदर एंटी करप्शन है, वहाँ चले गए हैं। दूसरा हमने ये देखा है कि इमरान खान साहब के हवाले से जो मुकदमात फेडरल गवर्नमेंट जो है या प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स जो हैं उनके मुख्तलिफ इदारे जो हैं वो दायर करते रहे हैं। आज उनको एक बलूचिस्तान से हाई कोर्ट ने 2 हफ्ते के लिए उनको मुअत्तल कर दिया। वो जो एक बलूचिस्तान की एक टीम जो है पुलिस की वो वहाँ पहुंची थी उनको गिरफ्तार करने के लिए, उनको 2 हफ्तों के लिए रोक दिया गया है। PTI ये कहती है कि दहशतगर्दी के मुकदमात जो हैं वो वर्कर्स के ऊपर, लीडरशिप के ऊपर बनाए जा रहे हैं और ये सिर्फ और सिर्फ डराने की कोशिश की जा रही है और जो पॉलिटिकल प्रोसेस है उसको रोकने की कोशिश की जा रही है। इन तमाम इश्यूज़ पे बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं जनाब शोएब शाहीन साहब हैं, आप इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार के प्रेसिडेंट हैं। बहुत शुक्रिया शोएब साहब, आपने हमें टाइम दिया। ये पहले तो ये बता दें कि ये जो वज़ीर कानून साहब ने आज जो एक्सप्लेनेशन दी है नैब के कवानीन के हवाले से जो अमेंडमेंट है, और वो ज़ाहिर है कि सब जुडिस मामला सुप्रीम कोर्ट में भी इस वक्त ज़ेर समात है। सो हाउ डू यू सी इट? क्या वाकई में अभी तक उनकी एक्सप्लेनेशन के बाद भी यू स्टैंड कि ये जो PTI कहती है जी कि ये मुकदमात को ख़त्म करने के लिए इसके अंदर तरमीम की गई हैं? देखिए, पहली बात तो ये है कि जिस तरह ये तरामीम आई हैं और जिस तरह पर्सन स्पेसिफिक हैं उसकी बहुत सारी तफसील है। अब मैं तफसील का टाइम भी नहीं है। अब मैटर सब जुडिस है बिफोर द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार की तरफ से हमने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी पिटीशन फाइल कर रखी है। बोथ आर पेंडिंग और मेरा ख्याल सुप्रीम कोर्ट का फैसला जल्दी आने वाला है। तो मैं समझता हूँ कि इतनी ड्रास्टिक चेंजेस इन्होंने की हैं कि कोई अब आप वाइट कॉलर क्राइम को साबित ही नहीं कर सकेंगे। बहुत सारी उसकी मिसालें हैं। मसलन जो बोनाफाइड परचेजर्स की बातें हैं वो चेंज कर दी, जिसने प्रोसिक्यूशन करनी है उसके लिए सज़ा मुकर्रर कर दी गई। फिर बेनामी ट्रांजैक्शन के अंदर चेंज कर दी गई, मिस यूज़ ऑफ अथॉरिटी को चेंज कर दी गई। फिर सबसे ज़्यादा जो असल बात थी कि जिसके ऊपर ये था कि आप लिविंग बियॉन्ड नोन सोर्सेज आप रह रहे हैं और प्रॉपर्टी ऐसी को एक्वायर कर ली है, तो वो कहते हैं कि फिर आपको ये भी साबित करना पड़ेगा कि ये जो पैसे इस बंदे के पास आए हैं ये पैसे वो हैं जो उसने करप्ट प्रैक्टिसेस से हासिल किए हैं। ये और बहुत सारी उस तरह की बातें हैं, क्योंकि अब रिश्वत ये तो होती नहीं है कि आप सबके सामने लें और उसके लिए गवाह बना लें और उसके वीडियो बना लें। ज़ाहिर रिश्वत तो ली जाती है बंद कमरे में, अंडर द टेबल ये प्रोसीडिंग्स होती हैं, उनको साबित करना बड़ा मुश्किल होता है। तो लिहाजा सब मेरी आज आमदनी है 5 लाख रुपए महीने के हिसाब से, मैं एसेट्स रखता हूँ 20 अरब रुपए के, तो भाई मेरे से ये तो कोई पूछ सकता है कि भाई ये आपके पास कहाँ से आए? वो उस सारे सिस्टम को पूरे उसको तब्दील कर दिया गया। जब उसको तब्दील कर दिया गया, लेकिन वो ये बात क्यों कह रहे हैं कि PTI जो है वो थ्रू ऑर्डिनेंसेस दे वांटेड टू ब्रिंग अ चेंज टू इन द सेम लॉ, खासकर जो बिजनेसमैन या बिजनेस कम्युनिटी थी उनको काफ़ी ज़्यादा इससे प्रॉब्लम थी, और सिविल ब्यूरोक्रेसी को कि वो कोई फैसला ही नहीं करते थे जी कि हमें आज हम फैसला करेंगे, कल हमें नैब जो है उठा के ले जाएगी। देखिए, वो चीजें तो मिस यूज ऑफ अथॉरिटी के ऊपर की बातें थी जो इमरान खान साहब ने के ज़माने में भी कोई ऑर्डिनेंसेस के जरिए कोशिश की गई थी और उसके बाद इन्होंने भी अमेंडमेंट की। वो ये है कि अगर किसी ने विद नेक नियति के साथ विद बोनाफाइडी अगर कोई एक्शन ऐसा किया है कि जिसके जरिए उसके नॉलेज में नहीं था या उसके जरिए कोई ऐसा काम हो गया है जो कि मिस यूज ऑफ अथॉरिटी के दायरे में तो एग्जैक्टली नहीं आता, लेकिन बोनाफाइडली उसने अपनी पावर्स एक्सरसाइज की हैं, तो वो इस एक क्लास को साथ लेके अगर वो ये कहें, देखिए आजम नज़ीर तारड़ साहब खुद वकील हैं उन मेगा करप्शन केसेस के जो शरीफ फैमिली के केसेस हैं, और उन केसेस को सामने मद्देनजर रख के साबिक तमाम मिनिस्टर्स और मौजूदा मिनिस्टर्स की केसेस को सामने रख के ये नैब कवानीन तरमीम किए गए। वो तो ये जी सॉरी टू से वो ये कह रहे थे कि मरियम साहिबा को और एहसन इकबाल को तो पिछले कानून से उनको यानी उसके मुताबिक उनके केसेस खत्म हुए, नए कानून से उन्होंने बेनिफिट नहीं लिया। देखिए, अगर 2 बंदों ने नए कानून से बेनिफिट नहीं लिया तो इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि जो मेगा करप्शन के केसेस अभी गए हैं नैब कोर्ट्स में वो सारे के सारे वापस हो गए। तो वो जो केसेस पाइपलाइन में थे या जो पेंडिंग थे या जो अपीलें थी, इसका इतलाक 1985 से कर दिया गया, और अगर 2 बंदों ने नहीं लिया उसका तो ये मतलब थोड़ा है कि बाकी सबके ऊपर उसका इतलाक नहीं होगा। जो कानून है उसका इतलाक तो सबके ऊपर होना है। अगर ये ना भी चाहें उसका मकसद या बेनिफिट हासिल करना,
तो वो तो अदालत पाबंद है ना उस कानून की, अनटिल एंड अनलेस के वो कानून अल्ट्रा वायरस डिक्लेयर ना हो जाए। तो मेरा ख्याल है कि ये तो पर्सन स्पेसिफिक ये लॉज थे और हैं, और अनटिल एंड अनलेस को सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर कोई फैसला नहीं देती, और ये सिर्फ और सिर्फ अपने केसेस को मद्देनजर रख के उन केसेस को खत्म करने के लिए ये एक बदनीति पे मबनी कानून है एक। और उसके साथ साथ मजीद ये है कि उसका इतलाफ जो है वो इनके ऊपर आना है, और इन दी लॉन्ग रन आइंदा के लिए भी जो केसेस इनके खिलाफ बन सकते थे वो भी अब नहीं बन सकेंगे, क्योंकि उसकी उनको प्रोटेक्शन मिल गई है। तो ये बेसिकली ये सिर्फ और सिर्फ देखें, जिनके ऊपर मुकदमात हैं वो खुद पार्लियामेंटेरियन है, और जिन्होंने कानून बनाया है वो उनके वकील हैं, और इन सब ने मिली भगत करके वो कानून बना दिया जिसके जरिए सिर्फ उनके क्लाइंट्स को या उनके बंदों को या खुद अपने आप को बेनिफिट करा लें। चलिए लेट अस सी जी, बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट जो है जाहिर है कि उनके सामने ये मामला है, तो दे मस्ट बी लुकिंग टू ऑल दीज एस्पेक्ट्स। मुझे ये बता दें कि क्या इमरान खान साहब को खतरा है कि ही कुड बी अरेस्टेड, बिकॉज ये चीज़ें काफ़ी अरसे से चल रही है, और उनका जिस तरह से अभी वो तो एक जाहिर है कि पॉलिटिकल उनका एक एक्शन है कि वर्कर्स को जमान पार्क में जो है वो वहाँ पे पहुँचे हुए हैं, बट किस केस के अंदर स्पेसिफिकली डू यू थिंक देयर इज अ पॉसिबिलिटी नेक्स्ट 1 वीक जिसमें इमरान खान साहब को अरेस्ट किया जा सकता है? देखिए, पहली बात तो यह है कि परसों तक 78 मुकदमात थे, कल के बाद 79 हो गए। अब 78 मुकदमात या 69 मुकदमात में से 79 मुकदमात में से किस किस में वो जमानत कराएं, किस किस में कोर्ट में जाएं, किस किस केस को वो डिफेंड करें। नेचुरली वो कर रहे हैं, वो अदालतों में पेश हो रहे हैं, बल्कि उनके ऊपर इल्जाम लगा जाता है कि जी कोर्टों में नहीं जाते। ज़ाहिर है ये जब से उसको गोली लगने से पहले तो वो हर अदालत में गए और अभी भी वो जा रहे हैं। लेकिन बात यह है कि जब लाइफ थ्रेट है और सिक्योरिटी का प्रॉब्लम है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी केस सीरियस केस है। वजह क्या है? वजह यह है कि सारे मुकदमात वो हैं कि जिनके ऊपर कोई जान नहीं है, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के केसेस हैं। किसी में 144 की खिलाफ वर्जी है, किसी में दहशतगर्दी है, किसी में इदारों वालों को कह दिया, किसी में जज को जी धमकी दे दी, किसी में कोई और इस तरह किया। और कल बल्कि उनके जो वर्कर शहीद हुआ है, जिसको जिस्मानी तशद्दुद जिस तरह करके मारा गया है, इवन के उसके स्पेशल आज़ा के ऊपर भी तशद्दुद हुआ, और हर उसके ऊपर तशद्दुद हुआ जो रिपोर्ट आई है। और उस उल्टा पर्चा 302 का कत्ल का इमरान खान की लीडरशिप पे कर दिया गया। इससे बड़ी रियासती दहशतगर्दी और इंसानी हुकूक की पामाली क्या होगी? ठीक है, आप कानून कायदे के मुताबिक। अच्छा शुएब साहब, मुझे आप फाइनली ये बता दें कि एतजाज़ अहसन साहब ने कहा है जी कि हम वकुला तारीख चला सकते हैं अगर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के ऊपर ईसीपी या मतलब गवर्नमेंट ने अमल दरामद ना किया इलेक्शंस के हवाले से, तो आप लोग क्या ऐसा कोई प्लान कर रहे हैं? जी, एतजाज़ अहसन साहब ने बिल्कुल ठीक कहा है। अभी तक तो हमारी कोई प्लानिंग में शामिल नहीं हुआ। मेरा ख्याल है सुप्रीम कोर्ट के पास कॉन्टेम्प्ट पिटीशन सुओ मोटो भी ले सकते हैं, और इसमें पार्टीज भी जा सकती हैं कि जो गवर्नर केपीके ने अभी तक डेट नहीं दी, और वजारत खजाना और वजारत दाखिला ने अभी तक उस तरह अमल दरामद शुरू नहीं किया सुप्रीम कोर्ट के फैसले के ऊपर। ठीक। तो अगर कोई ऐसा सिलसिला जारी रहा और इस पे ना अमल दरामद हुआ तो बिल्कुल हम सुप्रीम कोर्ट में भी जाएंगे। अगर कोई तहरीक की जरूरत पड़ी वो भी करेंगे। चलें, तो बहुत हमें तो शुक्रिया, बहुत सिंपल ये शुक्रिया, है कि बहुत शुक्रिया शुएब शाहीन साहब। नाज़रीन हमारे साथ मौजूद थे इस्लामाबाद बार के सदर शुएब शाहीन साहब। यहाँ पे प्रोग्राम को ख़त्म करते हैं। वहीद हुसैन को प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। वेलकम बैक। नाज़रीन हमारे साथ मौजूद हैं एतजाज़ अहसन साहब, सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, फॉर्मर फेडरल मिनिस्टर, सीनियर सियासतदान। बहुत शुक्रिया आपका एतजाज़ साहब, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। सबसे पहले तो ये बताएं कि आज आपने एक स्टेटमेंट भी दी है जिसमें आपने कहा है जी कि अगर सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है स्पेशली ये जो इलेक्शंस के हवाले से, तो उसके ऊपर कोई तहरीक जो है उसको शुरू किया जा सकता है। डू यू थिंक कि इसकी ज़रूरत पड़ेगी जो इस वक्त हालात है मुल्क के? नहीं जी, मेरा नहीं ख्याल जरूरत पड़ेगी। आई थिंक दैट मैंने उसमें भी कहा है कि आई थिंक द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट विल बी ऑनर्ड और इट विल बी फॉलोड। वो जजमेंट, ये कोशिश की गई है जिनको जो समझते हैं कि इलेक्शंस नहीं होने चाहिए, सुप्रीम कोर्ट का फैसला गलत है, वो उन्होंने ये करने की कोशिश की है। खासकर जिस जमात से लॉ मिनिस्टर और अटॉर्नी जनरल बिलोंग करते हैं, वो ये कि ये 5 जजों का फैसला नहीं था, 7 जजों का फैसला था, और 7 में 4-3 से ये उनके हक में हुआ है।
ये बात जब तक चल रही थी तो ज्यादा अंदेशा था कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को डिसोबे किया जाएगा। जब ये बात अब सबने तस्लीम कर लिया कि 5 जजेस का ऑर्डर था और 2 जजेस बैठे ही नहीं थे, उनका नाम लिया ही नहीं जा सकता, उनको शुमार में लाया ही नहीं जा सकता, तो उसके बाद अब जरा ये अंदेशा तो कम हो गया। सिर्फ गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा एक हैं जो ज्यादा डिफेंस की में बात लगते हैं, लेकिन उनको भी अगर सुप्रीम कोर्ट ने समन कर लिया, बुला लिया, तो वो भी बिल्कुल ताबेदार मोड में आ जाएंगे। अदालत ने बुलाने की देर है, मेरा ख्याल है। ठीक हो गया। और जी जी, ये मुझे इलेक्शन जी कमिश्नर अब करा रहे हैं इंतजाम, जी और अंडर आर्टिकल 220 हर किसी के लिए, हर इदारे के लिए, हर पाकिस्तानी के लिए ये लाजिम है कि इस मामले में इलेक्टरल प्रोसेस में वो मुआवनत करें और उसके साथ दें जो इलेक्शन कमिश्नर या इलेक्शन कमीशन करना चाह रही है। इस वक्त जो फाइनेंशियल मुल्क की जो हालात हैं उसको भी हमने देखा था कि इस गवर्नमेंट ने पहले भी इसके ऊपर बात की थी। ऐसा तो नहीं कि सारा कुछ हो जाने के बाद अल्टीमेटली वो कहें जी फाइनेंस मिनिस्ट्री कहे कि हमारे पास तो जो रिक्वायर्ड फंड्स हैं वो मौजूद ही नहीं है, लिहाजा हम फंडिंग जो है वो नहीं कर सकते। उसके ऊपर डू यू थिंक कि फिर प्राइम मिनिस्टर को भी बुलाया जा सकता है इस हवाले से? जी बिल्कुल, इट विल बी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। और मैंने तो पहले 1-2 दफा कहा है कि शहबाज शरीफ साहब को याद रखना चाहिए कि यूसुफ रज़ा गिलानी को इसी बात पे हटाया गया था कि सुप्रीम कोर्ट की मुबैना तौर पे या इल्ज़ाम उन पे था कि उन्होंने हुक्म अदूली की है सुप्रीम कोर्ट की, और उस पर उनको न सिर्फ वजारत उज़्मा से हटा दिया गया था, उनको 5 साल के लिए नाअहल भी करार दिया था। तो शहबाज शरीफ साहब ये अफोर्ड कर सकते हैं, और जो इनकार करेगा वो जिस तरह वो है इसहाक डार साहब फाइनेंस मिनिस्टर, वो भी इसकी जद में आएंगे, जिसको हुक्म जिससे ये आर्टिकल 220 के तहत जिसको जो भी जरूरत पेश करेगी इलेक्शन कमीशन, वो उसको पूरा करना पड़ेगा। पैसे गाड़ियों के लिए पैसे आज भी बन सकते हैं, तो इलेक्शन के लिए क्यों नहीं बन सकते? और ये 2 सूबों में सिर्फ इलेक्शन है, और इस पे कोई मेरा नहीं ख्याल कोई इतनी मसलियत का मामला है और इतनी ज्यादा कोई रकम है। आजकल तो 20-30-40 अरब इधर उधर लगा देते हैं, और फेडरल गवर्नमेंट कमिटमेंट्स जो पिछले थोड़े अरसे में ही की गई हैं वो इनसे बहुत ज्यादा है। अगर आप देखें जो मंसूबे ओपन किए गए हैं उसी ख्वाब से कि वो पैसे होंगे उनके पास, तो यही ख्याल इनको यही रहना चाहिए। और इलेक्शन कमीशन की अहकामात या उनकी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करना ये सारे एग्जेक्टिव का काम है। एतजाज साहब, हालिया हमने देखा है इस सारी हियरिंग के दौरान भी और उससे कबल भी हमने देखा है मरियम साहिबा जो है वो काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव दिखाई दी। कुछ उन्होंने जो खिताब किए अपने वर्कर कन्वेंशंस के ऊपर, ख़ासकर जुडिशरी का उन्होंने, और फिर चीफ जस्टिस मोहतरम चीफ जस्टिस साहब का नाम लिया, कुछ बाकी जजेस का नाम लिया, बिकॉज दे आर शोइंग यू नो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस इस वक्त। तो इससे आप मतलब हुकूमत जो है, डू यू थिंक कि उनको फ़ायदा होगा, या हुकूमत जो है वो खामोश है और पार्टी जो है उनकी वो बाहर रह के हुकूमत से वो ये बात कर रही है, तो लिहाजा कोई मसला नहीं हो सकता उनके लिए? किसकी पार्टी हुकूमत से बाहर रह गई है? मरियम साहबा तो ये कहती हैं कि ये हमारी हुकूमत, नवाज शरीफ की हुकूमत तो नहीं है, वो तो नवाज शरीफ जब वज़ीर आज़म होंगे तब भी हमारी ये हुकूमत होगी। वो तो डिसओन करती है ना डायरेक्टली। वो चाहे कहे, देखिए ना, वो चाहे कहती रहे, हकीकत तो ये है कि उनकी हुकूमत है, वफाकी हुकूमत उनकी है, उनके चचा की है, उनके पार्टी के प्रेसिडेंट जो है उनकी है हुकूमत, वो प्राइम मिनिस्टर बैठे हुए हैं, उनके सारे कोलीग्स जो है वो फेडरल मिनिस्ट्रीज में है। तो ये तो उनका कहना, उसको किस तरह हम तस्लीम कर लें कि वो उनकी हुकूमत नहीं है? वो पिक एंड चूज तो नहीं कर सकते, यू कांट हैव योर केक एंड ईट इट ऑल्सो। तो ये दोनों तरफ से मतलब है, ये तो बिल्कुल आई डोंट थिंक पीपल टेक इट सीरियस। ठीक है, तो अदलिया के हवाले से जो उन्होंने बात की है, मतलब उनका अपना अदम एतमाद का इजहार वो कर रहे हैं, तो डू यू थिंक कि ये जो इस वक्त मामलात हैं वो वाकई में वो
ठीक कह रही हैं कि मतलब उनको एक एतमाद नहीं है मौजूदा जो हालात चल रहे हैं इसमें अदलिया के ऊपर? नहीं, उनको एतमाद नहीं होगा अदलिया पे, पर यही जज साहिबान थे, यही जज साहिबान थे जिन्होंने आधी रात को वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जो मूव हुआ था उसको दोबारा बहाल कराया था। और क्योंकि स्पीकर तो रूलिंग दे चुके थे, उसकी रूलिंग सेट असाइड की थी, जो इमरान खान के खिलाफ गया वो यही जज थे। उस वक्त तो उनकी बहुत तारीफें कर रही थी, यही कि आधी रात को भी जब खुल गए, हम जरा इस बारे में डाउटफुल थे कि आधी रात को खुलना चाहिए कि नहीं और अदालत को, पर ये तो बड़ी स्ट्रांगली सपोर्ट कर रही थी। आज वो जजों की तस्वीरें लगा के और उनको ही जलसों में दिखा रही हैं, थ्रेटनिंग थ्रेट क्रिएट कर रही हैं उन जजेस के बारे में कि वो उनकी तस्वीर मुश्तहर भी हो और उन पे जो सख्त जबान इस्तेमाल हो सकती है वो करती है, वो बाबे के बारे में ये वो सारे। तो और सुप्रीम कोर्ट ने इसका नोटिस नहीं लिया। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट की मसलियत है। मैं तो समझता हूँ कि इतनी सख्त जबान और इतना सख्त क्रिटिसिज्म और एक्शन, ओपन एक्शन कभी किसी ने लिया ही नहीं। पर वो अब दरगुजर ही कर रहे हैं लगता है सुप्रीम कोर्ट भी। पर सुप्रीम कोर्ट ने जिसको भी तलब किया, वो गवर्नर सरहद और गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा हो या कोई और हो, वो सुप्रीम कोर्ट में जाकर वो मतलब है सब कुछ तस्लीम करके और ठीक ठाक राय रास्त पर आ जाएगा। मरियम साहबा कहती हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए, तराजू जो है इंसाफ का वो बराबर होना चाहिए, और उनका मकसद कहने का यही, आपको मालूम ही है कि नवाज शरीफ को जिस तरह से डिस्क्वालीफाई करके 25 जुलाई 2018 के इलेक्शन के प्रोसेस से आउट किया गया, इमरान खान साहब के साथ भी ऐसा ही किया जाना चाहिए। और जाहिर है कि इसी वजह से इलेक्शंस को भी डिले करने की कोशिश की जा रही है ताकि मैदान जो है वो खाली हो जाए। डू यू थिंक इमरान खान could be disqualified in the present circumstances? नहीं, डिस्क्वालीफाइड तो वो शायद हो या ना हो, मैं नहीं कह सकता हूँ। उसके फैक्ट्स ऑफ द केस, उसके खिलाफ जो इल्जामात है उन पे अगर मटेरियल है गवर्नमेंट के पास या प्रोसिक्यूशन के पास, तो वो डिस्क्वालीफाइड भी हो सकता है यकीनन। मैं आई डोंट मीन यकीनन इन द सेंस कि इसका इम्कान, गालिब इम्कान भी हो सकता है। लेकिन ये कहना कि उसकी वजह से इलेक्शन सारे, जब तक वो डिस्क्वालीफाई नहीं होता, जब तक मियाँ साहब दोबारा क्वालिफाई नहीं होते, जब तक मियाँ साहब को दोबारा उनकी तमाम कन्विक्शन ख़त्म नहीं होती और उनको बेगुनाह नहीं साबित किया जाता और इमरान खान को जेल में नहीं डाल दिया जाता और लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं होती, ये तो लॉ का कोई तकाजा नहीं। लॉ का तकाजा है कि 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन हो, and that I think is being accepted by everybody. मरियम ने भी उसके लिए एक इलेक्शन कैंपेन खुद कहती हैं या उनके पार्टी मैन कहते हैं कि हमने इलेक्शन कैंपेन शुरू कर दी है। तो अगर इलेक्शन कैंपेन उन्होंने भी शुरू कर दिए, बाकी पार्टीज ने भी कर दिया, दे आर गेटिंग इनटू द इलेक्शन वोट, तो पाकिस्तान के लिए बेहतर यही है कि ये बेयकीनी की बात जाए। क्योंकि आप देखें ना, अगर 90 दिन गुजर जाए, इलेक्शन ना हुए, तो ये निगरान तो खत्म हो जाएंगे। निगरान तो 90 दिन से आगे नहीं जा सकते। इलेक्शन को अगर ले जाएं इलीगली, तो ये निगरान अगर खत्म हो गया इनका मैंडेट, तो कौन चलाएगा? पंजाब और केपी की इतनी बड़ी हुकूमतें कौन चलाएगा? कौन? एक वैक्यूम आ जाएगा, कोई होगा ही नहीं, कोई हुकूमत ही नहीं रहेगी। और इनडेफिनेट पीरियड के लिए हुकूमत भी ना रहे, क्योंकि असेंबलियां तो डिजॉल्व हो चुकी हैं, वो तो खाली हो चुकी हैं, वो तो खला बन चुका है। अब उसको पुर करना अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन वो है कि केयर टेकर एक गैर जानिबदार इलेक्शन कराए, उसकी तरफ कौम चल पड़े, फैसला आ जाए जो कुछ हो भी। उसके बगैर तो पीछे समुंदर, एक तरफ समुंदर है, एक तरफ खाई वाली बात होगी। तो बीच में बिटवीन द डेविल एंड द डीप सी हम फंस जाएंगे कि उसका कोई तरीका भी नहीं निकलने का होगा और कोई और ही आके ना खिलाफपुर करता रहे। तो ये इसलिए बेहतर मेरे ख्याल में इस वक्त है कि जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है उसके मुताबिक सब चले और इस अगले 50 दिन में कौम इस मरहले से निकलकर
और एक प्लेन ग्राउंड पे आए और आगे देखे, अगला सफर देखे, सब कोई सर्टेनिटी हो जाए कि क्या हुआ है। अनसर्टेनिटी जो है वो खराब करती है, और सर्टेनिटी आ सकती है अगर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे सिंपली अमल कर दिया जाए, बस खत्म हो जाए मामला। बहुत शुक्रिया एतजाज़ एहसन साहब, सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, सीनियर पॉलिटिशियन। नाज़रीन हमारे साथ मौजूद हैं। यहाँ पे एक शॉर्ट ब्रेक लेंगे, वापस आके प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं, हमारे साथ रहिएगा।